ब्रह्मदक्ष अश्वी देवेशि भरद्वाजी पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरकी प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। अपनी पुरानी जो कक्षाएं हैं उसमें हमने स्रोतसों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था और स्रोतसों से रिलेटेड 2 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बेसिकली ये देखा था कि स्रोतस क्या है। स्रोतस का मतलब क्या सिर्फ बॉडी के चैनल से है, कैपिलरीज से है, किस चीज़ से है। तो वही बेसिक नॉलेज हमने ली थी अपनी पुरानी क्लासेस में। और ये देखा था कि धमनी, स्रोतस और सिरा ये क्या होते हैं, इनको हमने क्लैरिफाई करा था कि धमनी मतलब सिर्फ आर्टरी होता है, ये हमें अपने माइंड से निकालना है। और सिरा मतलब वेन है, ये हमें अपने माइंड से निकालना है। संहिताओं में क्या है कि धमनी, सिरा और स्रोतस इनके क्या है कि अलग अलग कंटेक्स्ट में इनका यूज़ करा गया है। ठीक है, तो ये हमें अपने माइंड से पूरी तरीके से निकाल देना है कि धमनी मतलब कि आर्टरी और सिरा मतलब कि वेन। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने इनका देखा था। और ये भी हमने देखा था कि जब हम चरक विमान 5 पढ़ते हैं, स्रोतो विमानी अध्याय, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि धमनी और सिरा ये जो टर्म आए हैं ये स्रोतसों के पर्याय के रूप में भी इनका वर्णन किया गया है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ हमें धमनी और सिरा को स्रोतसों को पर्याय के फॉर्म में लेना है और कहाँ हमें उन्हें एक अलग संरचना के रूप में देखना है। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने स्रोतसों के बारे में एक बेसिक ये देखा था कि स्रोतस की निरुक्ति देखी थी चरक सूत्र 30वें अध्याय में, जिसमें हमने देखा था कि श्रवणात् श्रोतांसी, यानी कि स्रोतस क्या है, हमारे शरीर की ऐसी संरचना है जिससे कि क्या होता है कि श्रवण की प्रक्रिया होती है। श्रवण यानी कि सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो हम सभी को पता रहती है कि स्रोतसों से सिक्रीशंस होते हैं, लेकिन इनसे ये जो सिक्रीशन हो रहा है, ये जो श्रवण की प्रक्रिया हो रही है स्रोतसों से, तो वो किस चीज़ का श्रवण हो रहा है। तो वही चीज़ जानने के लिए हमने देखी थी चरक सूत्र 30वें अध्याय की टीका, जहाँ पे हमने ये देखा था कि श्रवणात् श्रोतांसी की जब हम टीका देखते हैं तो हमने देखा था, उन्होंने हमें ये बताया है कि स्रोतसों से जो श्रवण होता है वो होता है रस आदि धातुओं के पोष्य भाग का। ठीक है, तो अब रस आदि धातुओं का पोष्य भाग क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ही हमने क्या करा था, चरक सूत्र का 28वां अध्याय स्टार्ट करा था। और 28वां अध्याय जो हमने स्टार्ट करा था चरक सूत्र का, उसमें हम स्टार्टिंग के कुछ श्लोक हम पढ़ चुके थे और उसमें हमने ये देखा था, जैसे कि स्टार्टिंग का 3रा और 4था श्लोक हमने गो थ्रू कर लिया था। और उसको पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि हम जितने भी तरीके का खाना खाते हैं, ठीक है, 4 प्रकार का जो हम खाना खाते हैं, पीत, लीड, इस तरीके का, तो वो क्या करता है, उसका हमारी अग्नि के द्वारा पाक होकर के वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक प्रसाद भाग होता है और एक होता है किट्ट भाग, ये हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि जो प्रसाद भाग होता है उससे क्या होता है कि हमारी रस आदि धातुओं का पोषण होता है, और जो किट्ट भाग होता है उससे हमारे मल का पोषण होता है। ठीक है, अब मल का पोषण होता है से आप ये समझिए कि जो मल होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्राकृत अवस्था में हमारे शरीर को धारण करने का, हमारे शरीर को हेल्दी रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन मलों का भी एक सम्यक रूप से पोषण होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो उन मलों का अगर पोषण नहीं होगा तो क्या होगा कि तब भी हमारे शरीर में व्याधियाँ क्रिएट होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष धातु और मल ये तीनों ही जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी एक का भी इम्बैलेंस हो जाए तो वही कंडीशन जो है वो व्याधि की कहलाती है। सिंपली अगर जैसे दोष का, धातु का, ये तो हम समझ लेते हैं, लेकिन मलों के बारे में हमें ऐसा लगता है कि मलों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन
मलों की भी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि सिंपली अगर बात करें अतिसार की या फिर कॉन्स्टिपेशन की, तो अगर किसी को अतिसार हो जाए, लूज़ मोशन हो जाए या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो अनहेल्दी कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें पता रहें, स्रोतसों का हम विचार कर पाएँ, इसके लिए हमें चरक सूत्र का ये जो 28वां अध्याय हमने स्टार्ट करा है, इसका हमें बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें उन्होंने हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी बताई है। ये बताया है कि जो हम खाना खा रहे हैं, उस पर अग्नि की क्रिया हो कर के कैसे वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे मॉडर्न की डाइजेशन की प्रोसेस तो हम पढ़े रहते हैं कि हम खाना खाते हैं, मुंह में सलाइवा होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स होते हैं, फिर वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। कुछ माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, कुछ का डाइजेशन जो है स्टमक में होता है, फिर आगे चल के होता है। तो एलोपैथ का कॉन्सेप्ट तो हम पढ़े रहते हैं, लेकिन बेसिक जो हमारा आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है वो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आहार पाक की क्रिया नहीं पता होगी, तब तक आप स्रोतसों को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आहार पाक की क्रिया के द्वारा जो ये प्रसाद और किट्ट भाग बन रहा है, ठीक है, और प्रसाद भाग से जो रस आदि धातुओं का पोषण हो रहा है, तो उन रस आदि धातुओं का जो पोष्य भाग है, उसी को ही कैरी करने का काम कर रहे हैं हमारे स्रोतस। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो ये रस आदि धातुओं का पोष्य भाग कैसे बन रहा है, तो आप उनको कैरी करने वाले स्रोतसों को आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि हम जो भी खाते हैं उस पर अग्नि की क्रिया होती है। अग्नि की क्रिया हो करके क्या होता है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, प्रसाद भाग में और किट्ट भाग में, ठीक है। प्रसाद भाग जो होता है वो हमारी रस आदि धातुओं का पोषण करता है, और किट्ट भाग जो होता है वो हमारे मल का पोषण करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप चरक सूत्र 28वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 देखेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हम खाना खाते हैं उसका जो प्रसाद भाग है उससे रस बन रहा है, और किट्ट भाग से मल का पोषण हो रहा है। तो मल में उन्होंने क्या क्या लिया है? श्वेद लिया है, मूत्र लिया है, पुरुष लिया है, वात पित्त कफ, ठीक है, वात पित्त कफ को भी उन्होंने लिया है, ठीक है। कर्ण, अक्षी, नासिका, इनके जो मल हैं वो उन्होंने लिए हैं, ठीक है। हमारे केश है, हमारे श्रमशु हैं, हमारे लोम है, हमारे नख हैं, ये सारे जो अवयव हैं, इनको हमारे जो पोषण मिलता है वो मिलता है हमारे आहार के किट्ट भाग से, ठीक है। फिर इसी चीज़ को जब आप आगे चिकित्सा स्थान में जा कर के पढ़ते हैं, गृहिणी चिकित्सा में, तो वहाँ पे जा कर के इस चीज़ को और एलोबरेट किया गया है, ठीक है। तो उस चीज़ पे अभी मैं नहीं जाऊँगी, वो चीज़ आप खुद से गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि आहार पाक की क्रिया इस तरीके से होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे श्लोक नंबर 5, ठीक है। तो श्लोक नंबर 5 आप निकालिएगा चरक सूत्र 28वें अध्याय का। उसमें उन्होंने क्या बताया है? तेषाम तु मल प्रसादाख्यानाम धातूनाम स्रोतांसी अयन मुखानी। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि हमने जो आपको पीछे बताया है, पीछे वाले श्लोक में हमने जो आपको बताया कि आहार पाक की क्रिया होने के बाद हमारे आहार के ही प्रसाद और किट्ट भाग से क्या होता है? धातुओं आदि का निर्माण होता है, रस आदि धातुओं का निर्माण होता है, और मल आदि का पोषण होता है, उनका निर्माण होता है। तो अब ये जो धातुएं बनी, ये जो मल बने, इनको कैरी करने के लिए क्या होते हैं? इन धातुओं के अपने स्रोतस होते हैं, और उन स्रोतसों के क्या होते हैं? कुछ मार्ग होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि रस धातु का अलग स्रोतस होता है, रक्त धातु का अलग होता है, ठीक है, मूत्र का अलग स्रोतस है, पुरुष का अलग स्रोतस है, स्वेद का अलग स्रोतस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने आचार्यों ने हमें बता दिए हैं उतने ही स्रोतस हैं। स्रोतस जो हैं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस स्रोतसों से आपको क्या समझना है? स्रोतस हमारे बॉडी पार्ट में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनसे कि क्या होता है कि रस आदि धातुएं जो होती हैं उनके पोष्य भाग का श्रवण होता है, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का श्रवण होता है जो कि हमारे शरीर का पोषण करती है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप एलोपैथ का अगर एंडोक्राइन सिस्टम उठा करके देखेंगे, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, जिससे कि क्या होता है, थायराइड
इससे रिलेटेड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है? तो वो भी क्या है, एक तरीके का स्रोतस ही है, ठीक है? क्योंकि उनसे भी क्या हो रहे हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशंस हो रहा है। एलोपैथ में वो कॉन्सेप्ट हार्मोन्स के थ्रू चले गया, और हमारे उसमें जो वो कॉन्सेप्ट रहा वो रहा स्रोतसों के ऊपर और ये जो धातुएँ हैं इनके ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे इस श्लोक में इन्होंने क्या कहा है कि आहार पाक की क्रिया के बाद आहार के प्रसाद और मल भाग से, यानी कि किट्ट भाग से जो भी धातु और मल बनता है, उनके क्या होते हैं, अपने अपने स्रोतस होते हैं, और उन स्रोतसों के अपने अपने मार्ग होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद रस धातु का जो पोष्य भाग है उसको जो कैरी करेगा वो रसवह स्रोतस ही करेगा, ठीक है? जो रक्त वाला पोष्य भाग होगा उसको रक्तवह स्रोतस कैरी कर रहा होगा। इसीलिए जब आप देखते हैं चरक विमान में, वहाँ पे उन्होंने क्या करे हैं कि पर्टिकुलर हर एक स्रोतस के मूल भी बताए हैं, ठीक है? मूल यानी कि क्या, उस स्रोतस का प्रभाव स्थल, यानी कि अगर उस स्रोतस में कोई डिफ़ॉर्मिटी आएगी तो उसका जो मूल है उसमें भी कोई ना कोई विकृति हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है? इसको आप सिंपली इस एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि रक्त वह स्रोतस, ठीक है? रक्त वह स्रोतस की अगर हम बात करते हैं तो उसका मूल आता है हमारा यकृत और प्लीहा, ठीक है? तो यकृत और प्लीहा अगर उसके मूल हैं, तो आप जब रक्त वह स्रोतस की व्याधियाँ देखेंगे, जैसे कि रक्त वह स्रोतस की व्याधियों में हम देखते हैं तो क्या आता है, कुष्ठ आता है, पीड़िकाएँ आती हैं, किसी ने पांडु कामला इसको भी रक्तवह स्रोतस की व्याधि माना हुआ है। और आप देखेंगे ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि इन कंडीशन में कहीं ना कहीं जब आप एलएफटी करवाते हैं या फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं या पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लीवर पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ ही रहा होता है, ठीक है? तो जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप पेशेंट को ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या समझना है कि जितने भी हमारे धातुएं हैं उनके अपने खुद के स्रोतस होते हैं और उनके खुद के स्रोतसों के मार्ग होते हैं, ठीक है? अब आप इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि हमने स्रोतसों का सिस्टम हमने अपनी आँखों से नहीं देखा है तो हम उसे नहीं मानेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर मेरे लिए आपके पास ये है कि हम जो बोलते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है या फिर यहाँ से ये सिक्रीट हो रहा है एलोपैथ साइंस में भी, तो और